जय हिंद साथियों, स्वागत है बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, घटना चक्र की इस पुस्तक से अभी तक हम लोगों ने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों, आज हम लोग 5वां चैप्टर करने वाले हैं, आधुनिक भारत, जिसमें दोस्तों भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, ये सब टॉपिक इंक्लूडेड है। ठीक है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पेज नंबर देखिए 63 से 93 तक। दोस्तों, लमसम आप मान के चलिए 1 घंटे की क्लास होने वाली है। इस क्लास में दोस्तों टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, यूजीसी नेट, अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं दोस्तों, जो भी प्रश्न इस परीक्षा में, इन परीक्षाओं में आए हुए हैं, सभी प्रश्नों को हम लोग इस क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों, आधुनिक काल का भारतेंदु युग से लेकर नई कविता तक की ये संपूर्ण क्लास। ठीक है, आइए, स्वागत है एक बार फिर से सभी लोगों का। आधुनिक काल दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। 10 क्वेश्चन आपके दोस्तों आधुनिक काल के विषय में थोड़े हैं। ठीक है, उसके बाद भारतेंदु युग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है साथियों, चलिए देखिए, प्रश्न नंबर 1 है, 19वीं शताब्दी से अब तक लिखे गए हिंदी साहित्य को अधिकांश विद्वानों द्वारा क्या अभिधान दिया है। देखिए, इसमें ऑप्शन आपका ए है कला काल, बी है आधुनिक काल, सी है आपका नवीन विकास का युग गद्य काल। केवीएस की प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आपको पता है, सामने दिख रहा है, आधुनिक काल। ठीक है, लमसम जितने भी अधिकांश विद्वान हुए हैं 19वीं शताब्दी से अब तक के, जो हमारा आज तक का समय है, इस समय को किस में डिवाइड किया है, आधुनिक काल। ठीक है, आधुनिक काल की संज्ञा दी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन, जीवन काल, पद काल, संस्मरण काल, गद्य काल। सही उत्तर है इसका गद्य काल। ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है। अभिहित मतलब दोस्तों संज्ञा दी है, या पुकारा है, या बोला है। इसका ऑप्शन देखिए बी सही हो जाएगा, गद्य काल। अगला प्रश्न है दोस्तों, याद रहेगा, रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। प्रश्न नंबर 4 है, ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है। सी ऑप्शन सही है, जगन्नाथ रत्नाकर। ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि, बहुत शानदार प्रश्न है। ठीक है, आज के समय के ब्रजभाषा के आधुनिक कवि कौन है, जगन्नाथ दास रत्नाकर। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा हुआ है। अभी हमने देखा क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, इनमें से जगन्नाथ रत्नाकर की कृत छाटिए। तो उद्धव शतक देखिए, जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति है, उद्धव दास। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, उद्धव शतक के लेखक कौन है दोस्तों। अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, रत्नाकर। ठीक है, उद्धव शतक में कितने छंद हैं। इसका ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, कमेंट कर सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए स्टार लगा हुआ है, आगे एक्सप्लेनेशन हम इसका जरूर देखेंगे। उद्धव शतक में कुल कितने छंद हैं, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन 118 बताया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, कितने छंद हैं उद्धव शतक में, 118 छंद हैं। ठीक है, उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की प्रसिद्ध कवि है। ठीक है, यह भ्रमर गीत परंपरा का काव्य है। गोपीश उद्धव संवाद इसका वर्ण विषय है। उद्धव शतक एक तरह से विरह काव्य है। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा सा और देखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे। रत्नाकर ने श्रृंगार और वीर दोनों रसों में रचनाएं की हैं। उन्होंने अंग्रेजी कवि पोप के एसे ऑन क्रिटिज्म का रोल छंदों में समालोचनादर्श के नाम से अनुवाद किया है। ठीक है, रत्नाकर के काव्यग्रंथ हिंडोला, हरिश्चंद्र, उद्धव शतक, गंगावतरण, कलकाशी, श्रृंगार लहरी, गंगा विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, वीराष्टक तथा फुटकर रचनाएं हैं। ठीक है, रत्नाकर ने साहित्य सुधा निधि मासिक पत्रिका का भी संपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 9, रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है। सी ऑप्शन हो जाएगा आपका,
रोला, ठीक है। गंगावतरण किस छंद में लिखा हुआ है? रोला में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है दोस्तों, उद्धव शतक की देखिए पंक्ति है, पंक्ति क्या है? हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, कहन सबय लागी में पुनरावृत्ति द्वारा क्या बोध होता है? तो भाव उत्कर्ष, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अब दोस्तों शुरू होता है हमारा भारतेंदु युग, ठीक है। भारतेंदु युग के प्रश्न अब हम पढ़ेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जानकी मंगल। भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है? तो जानकी मंगल, ठीक है। 1868 में ये रचा गया था। किसके द्वारा? शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल 1868 नाटक अवश्य अभिनय के लिए रचा गया था। यह नाट्य गुणों से युक्त, इसकी भाषा परामार्जित खड़ी बोली है, किंतु इस समय भारतेंदु का उदय हो चुका था। आगे देखते जाइए। उनका विद्या सुंदर नाटक प्रकाशित हो गया था। वस्तुतः गोस्वामी तुलसीदास द्वारा प्रवर्तित रामलीला की लोकप्रियता के साथ लीला नाटकों का जो परंपरा आरंभ हुई, उसका श्रेष्ठ रूप जानकी मंगल नाटक था, ठीक है। और इसमें अभिनय के रूप में भाग लिया था भारतेंदु जी ने। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 2। देखिए दोस्तों दूसरा प्रश्न, काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये प्रश्न आपका हो गया दोस्तों। देखिए, काशी की नाट्य संस्था नेशनल थिएटर की मंडली ने अंधेर नगरी नाटक का मंचन 1881 में किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र संस्था के संरक्षक थे, उन्होंने अभिनय में भी हिस्सा लिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतेंदु कालीन किस उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने दिया है, परीक्षा गुरु, ठीक है। भारतेंदु कालीन किस उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? तो परीक्षा गुरु, ठीक है। देखिए नेक्स्ट थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखने लिए। भारतेंदु युग में लेखकों को उपन्यास रचना की प्रेरणा बांग्ला और अंग्रेजी के उपन्यासों से प्राप्त हुई। अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवासन दास की परीक्षा गुरु। देखिए एक बात और क्लियर हो गई, परीक्षा गुरु जो है उपन्यास किसके द्वारा रचित है? श्रीनिवास दास, ठीक है, 1882 में। आगे देखिए, इससे पूर्व श्रद्धाराम फुल्लौरी ने भागवती 1877, ठीक है, शीर्षक नाम था उसका लघु सामाजिक उपन्यास, ठीक है। चलिए परीक्षा गुरु से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। और देखिए 100 अजान एक सुजान 1892 बालकृष्ण भट्ट कृत चंद्रक्रांता, ये भी फेमस है दोस्तों, ठीक है। 1887 में देवकी नंदन खत्री की कृत उपन्यास है, ठीक है, चंद्रकांता। और 100 अजान एक सुजान, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तदी समाज से किसका संबंध था? भारतेंदु हरिश्चंद्र का, ठीक है, तदी समाज से संबंध था। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने देश की गरीबी, परधीनता, शासकों की अमानवीयता, शोषण के चित्र को ही अपने साहित्य का लक्षण बनाया। आधुनिक हिंदी के पितामह कहे जाते हैं, ठीक है। अब देखो एक बात और क्लियर हो गई, भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी के पितामह कहे जाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा और पढ़िए, भारतेंदु हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे, आधुनिकता के पहले रचनाकार थे, ठीक है। वैष्णव भक्ति के प्रचार के लिए तदी समाज की स्थापना की। ये देखिए, वैष्णव भक्ति के प्रचार के लिए तदी समाज की स्थापना की। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था, लेकिन उनकी लोकप्रियता से प्रभावित होकर काशी के विद्वानों के सन 1980 में उन्हें भारतेंदु की उपाधि प्रदान की। चलिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ हरिश्चंद्र से माना जाता है।
हिंदी में नाटकों का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतेंदु के नाटक लिखने की शुरुआत बंगला के विद्या सुंदर 1867 के नाटक के अनुवाद से होती है। उन्होंने सन 1868 में कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली। देखिए, कवि वचन सुधा पत्रिका निकाली। 1876 में हरिश्चंद्र मैगनीज और फिर बाल बोधनी नामक पत्रिकाएं निकाली। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आते हैं। नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस कवि को माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है 6 नंबर प्रश्न। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात है अति ख्वारी। ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई? तो ये पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखी गई। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे दोस्तों। चलिए देखिए, धन्य भारत भूमि सब रत्नानी की उपजवनी, इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। ठीक है दोस्तों, ये पंक्ति आप फिर से देख लीजिए। धन्य भारत भूमि सब रत्नानी की उपजवनी, ठीक है, ये पंक्ति किसने लिखी है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन ने। महत्वपूर्ण तथ्य, देशभक्ति की भावना बाद में मैथिली शरण गुप्त कृत भारत भारती में लक्षित हुई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारतेंदु की विजयनी विजय वैजंती, ठीक है, प्रेमधन की आनंद अरुणोदय, प्रताप नारायण मिश्रा का महापर्व और नया वसंत, राधा कृष्णन दास का भारत 12 मासा और विनय शीर्षक कविताएं देशभक्ति की प्रेरणा से युक्त हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, मैं क्लियर कर देता हूं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पॉइंट देखिए। हमारो उत्तम भारत देश काव्य पंक्ति राधा चरण गोस्वामी द्वारा रचित है जो देशभक्ति भावना को परिलक्षित करती है। हमारो उत्तम भारत देश काव्य पंक्ति राधा चरण गोस्वामी द्वारा रचित है। प्रेमधन ने हार्दिक हर्षादर्श, ये देखिए, कविता भारत की शासन अधिकार लेने वाली महारानी विक्टोरिया के विषय में कहा है कि ये सनाथ भोली भारत की प्रजा अनाथन। ठीक है, अगला पॉइंट आता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी हिंदुस्तान का गुणगान किया। प्रेमधन ने राजभक्ति भारत सरिस और ठौर कहूँ नाही कहकर विदेशी शासकों को आश्वस्त किया। तो अंबिका दत्त व्यास ने जयति राजराजेश्वरी जय 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 परमेश द्वारा रानी विक्टोरिया के प्रति आभार प्रकट किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की थी? ऑप्शन डी हो जाएगा बाल कृष्ण भट्ट ने की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आते हैं। नौवां प्रश्न देखिए, मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। ठीक है, मेघदूत काव्य की खड़ी बोली में अनुवाद। शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया? लाला सीताराम। कब किया? 1885 में। गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवलर का अनुवाद किसने किया? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा श्रीधर पाठक ने किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? फूलों का गुच्छा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से भारतेंदु कालीन कवि कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए देखिए, हरिश्चंद्र, प्रेमधन, प्रताप नारायण मिश्रा, अंबिका दास व्यास। ठीक है, इनकी हमने अभी पिछले प्रश्नों में दोस्तों कई कृतियां भी पढ़ी हैं। आगे आते हैं। कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? तो बाल मुकुंद गुप्ता।
ठीक है, ये निबंधकार हैं, ये द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। ठीक है दोस्तों, द्विवेदी युग के। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था कब? 1884 में। ठीक है, आगे आइए। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? भारतेंदु युग की। ठीक है, इसमें दोस्तों देशभक्ति, राष्ट्रीय भावना, जनवादी विचारधारा, प्राचीन परिपाठी की कविता। ठीक है, ये सब। आइए क्वेश्चन नंबर 17, भारतेंदु युग के नाटककार बताना है, तो कौन हो जाएगा? श्रीनिवास दास। भारतेंदु युग के नाटककार कौन है? श्रीनिवास दास। भारतेंदु युग का कौन कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ही थे। ठीक है, गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक कौन थे? बद्री नारायण चौधरी। कूट दिया है दोस्तों। अब आते हैं हम द्विवेदी युग में। ठीक है, देखिए द्विवेदी युग शुरू कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, द्विवेदी युग का नामकरण किसके द्वारा हुआ था? अच्छा प्रश्न है, तो क्या हो जाएगा? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पे हुआ है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ना जरूरी है, इस युग से जुड़े हुए हैं। आधुनिक कविता के दूसरे पड़ाव 1903 से 16 को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। ये बात याद रखिएगा, 1903 से 16 तक। ठीक है, यह आधुनिक कविता के उत्थान और विकास का काल है। 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी की सरस्वती पत्रिका का संपादन, ठीक है, संपादक बने। द्विवेदी जी ने खड़ी बोली को शुद्ध व्याकरण सम्मत और व्यवस्थित बनाकर साहित्य के सिंहासन पर बैठने के योग्य बनाया। अब वह ब्रजभाषा रानी की युवराग्री ने न रहकर साहित्य जगत की सामग्री बन गई। यह कार्य द्विवेदी जी के महान व्यक्तित्व से ही संपन्न हुआ था। ठीक है, आ जाइए आगे। देखिए दूसरा प्रश्न आता है, द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पर हुआ? ये तो पता चल गया दोस्तों, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, फिर से वही प्रश्न है। ठीक है, द्विवेदी युग का एक और नाम क्या है? अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो क्या है? जागरण सुधार काल। द्विवेदी युग का एक दूसरा नाम क्या है? जागरण सुधार काल। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामनी कांत, भारतेंदु, प्रयज्ञु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया। देखिए नाथुराम वर्मा शंकर द्विवेदी युग के वह साहित्यकार है जिन्हें कविता कामनी कांत, भारतेंदु, प्रयज्ञु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से वशीभूत किया गया। ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है। इस उक्ति को किस साहित्यकार ने? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ज्ञान राशि के साहित्य कोश ही का नाम साहित्य है। अगला प्रश्न, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र का विषय ग्रंथ क्या था? क्या है? देखिए संपत्ति शास्त्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां है, संपत्ति शास्त्र के लेखक क्या है? संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं, कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। फिर सेम क्वेश्चन है, संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है साथियों, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10, जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी। जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों ये निराला, देखिए निराला की जूही की कली 1916 में मुक्त छंद की कविता महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए लौटा दी। ठीक है, निराला समन्वय पत्र से जुड़े, बाद में सुधा
मतवाला से भी जुड़े, मतवाला में उनका संघर्ष भी रहा। ठीक है, 11 पे आइए। निराला की कविता जूही की कली को किस संपादक ने बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया? अभी अभी देख लिया हमने, महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखिए, अंतकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, किसने कहा? इसका बी हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? तो कौन नहीं है? सोहन लाल द्विवेदी। ये क्या है? द्विवेदी युग के कवि नहीं है, सोहन लाल द्विवेदी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 14 नंबर का प्रश्न, द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ गीतकार माने जाते हैं मुकुटधर पांडे। कौन माना जाता है? मुकुटधर पांडे। छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ? तो ए हो जाएगा, मुकुटधर पांडे। ठीक है, 16 नंबर, किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास संरक्षित हुआ? सी हो जाएगा, मुकुटधर पांडे। 17 नंबर, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य। देखिए, प्रिय प्रवास। ठीक है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है? प्रिय प्रवास। ये किसके द्वारा रचित है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कृत प्रिय प्रवास संस्कृत की समस्त तथा कोमलकांत पदावली से अलंकृत एक संस्कृत वर्ण वृत्तों में लिखित हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। यह 17 सर्गों में विभक्त है। श्रृंगार करुण रस की प्रधानता है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रिय प्रवास को महाकाव्य नहीं माना। हरिऔध जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। गद्य पद्य में उनका समान अधिकार था। कुल मिलाकर 51 रचनाएं की। अठारह, खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य। बी हो जाएगा, प्रिय प्रवास। ठीक है, 19 देखिए दोस्तों, हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? तो 17 हो जाएगी। कितनी? 17। 20 है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ क्या है? सी देखिए, चोखे चौपदे। ठीक है, आगे 21 पे आइए। वैदेही वनवास नामक काव्य लिखा है किसने? अयोध्या सिंह उपाध्याय। देखिए, वैदेही वनवास के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय। 23 है, खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। क्वेश्चन नंबर 24, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास। 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की नहीं है? तो कौन सी नहीं है? विचित्र विवाह। विचित्र विवाह। 26, ये पंक्ति देखिए दोस्तों, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित चला, तरुशिका पर थी सब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। काव्य पंक्ति का संबंध बताइए किससे है? प्रिय प्रवास। ठीक है, प्रिय प्रवास की पंक्ति है ये। द्विवेदी युग की कविता बताना है, कैसी है? उपदेशात्मक और इतिवृत्तात्मक। ठीक है दोस्तों। 28, इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है? बी हो जाएगा, द्विवेदी युग। क्या हो जाएगा? द्विवेदी युग। द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? तो बी हो जाएगा, काव्यात्मकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 30 क्या दिया है? भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? इसको ऑप्शन ए हो जाएगा, 1912। 31 है, भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? राष्ट्रीय भावना। 32 है, राजपूती आन की कथा रंग में भंग। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, 33, चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। ठीक है, किसान के रचनाकार कौन है? किसान। ए हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, देखिए 35 नंबर का, रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। 36 है,
निम्नलिखित में से एक मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना नहीं है, तो क्या नहीं है? डी। डी क्या है? कृषक क्रंदन। कृषक क्रंदन। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? सी देखिए, खंड काव्य। क्या हो जाएगा? खंड काव्य। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग बताना है। नवम, ठीक है, नौवां भाग, नौवां सर्ग। साकेत की कथा मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? लक्ष्मण और उर्मिला के, ठीक है। 40। मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया, तो साकेत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41। द्विवेदी युग के संपूर्णता प्रतिनिधि कवि हैं, तो कौन है? सी, मैथिली शरण गुप्त। दोस्तों छायावाद आ गया है आपका, ठीक है। अब हम छायावाद के प्रश्न करेंगे।